हेलो एवरीवन, किरोशन नर्सिंग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कल के लेक्चर में हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस किया, और आज हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जो कि इम्यूनोलॉजिकल कोई भी इम्यून प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा इफेक्ट हुआ, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई, या प्रीवियसली हमें कोई इन्फेक्शन है किडनी से रिलेटेड, तो चांसेस होते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम आगे चलकर हमें हो सकता है। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो मोस्टली चाइल्डहुड के अंदर, मतलब प्री स्कूलर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोग डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसके अंदर हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज मार्क्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन इन द ब्लड and its excretion in the urine due to altered permeability of the glomerular basement membrane। ये जो डिसऑर्डर है, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। इसके अंदर क्या होता है कि एल्बुमिन जो होता है वो ब्लड के अंदर उसकी डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी हो जाती है। वो यूरिन के द्वारा यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, और इसीलिए निकलता है क्योंकि उसकी जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको नेफ्रॉन की ये बॉमेन कैप्सूल बताया था, और यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे बताया था कि एक पोर्स होते हैं, वो पोर्स जो होते हैं ये वेस्ट को मतलब आगे भेजने का काम करते हैं, और यहाँ से वही वेस्ट निकल पाते हैं जो इस पोर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, वो जो इस पोर्स से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन अगर इस ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ओके, कोई इन्फेक्शन या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा परमिएबल हो जाती है कि प्रोटीन जैसे पार्टिकल वैसे यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी तो प्रोटीन वगैरह हैं जो ऐसे लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो यूरिन में प्रेजेंट एबनॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो होता है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल हो जाती है, यानी कि इजीली वो जो ऐसे पार्टिकल को भी वो बाहर निकालती है जो नहीं निकलने चाहिए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज मोर कॉमन इन प्री स्कूलर एज ग्रुप, यानी कि 2 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं प्री स्कूलर, उनके अंदर ये सिंड्रोम ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्री स्कूल जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एटियोलॉजी पढ़ेंगे। एटियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये किस किस वजह से हो सकता है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, किसी पेशेंट को किसी चीज़ की एलर्जी हो जिसकी वजह से ही हो सकता है। नेक्स्ट, ड्रग रिएक्शन, कोई ऐसी ड्रग ले रहा हो जिसके रिएक्शन अदर साइड इफेक्ट की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन होती है उससे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रखा है तो चांसेस हैं कि बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन कॉज है इसका इन्फ्लामेटरी और इम्यून प्रोसेस। ओके, यानी ऑटो इम्यून होता है ये। इन्फ्लामेटरी और कोई इन्फ्लामेशन अगर हो गया है वहां पे, या कोई इम्यून प्रोसेस, हमारी इम्यूनिटी जो है वो हम ही पर मतलब हैवी हो रही है, जिसकी वजह से भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो आपको लिखना है इन्फ्लामेटरी और इम्यून प्रोसेस, और एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी, प्रीवियस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम एटियोलॉजी के बाद बात करेंगे क्लासिकल साइन एंड सिम्टम, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है कि क्लासिकल साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। ओके, तो पहला है जनरलाइज्ड एडिमा।
पूरी बॉडी के अंदर एडिमा होगा। एडिमा क्यों होगा? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एल्बुमिन जो है वो बॉडी से बाहर जा रहा है, मतलब कि एल्बुमिन वो मेम्ब्रेन इतनी परमिएबल हो गई है जिसकी वजह से एल्बुमिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो रहा है, यानी कि हाइपो एल्बुमिनिया हो रहा है। और जब भी बॉडी के अंदर हाइपो एल्बुमिनिया होता है एट दैट टाइम एडिमा फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। किसी भी कंडीशन में अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन का जो लेवल है, एल्बुमिन का लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 3.4 टू 5.5 ग्राम पर डीएल से अगर एल्बुमिन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो रहा है, एट दैट टाइम बॉडी के अंदर एडिमा फॉर्मेशन होगा, ये मस्ट है। और एडिमा जो फॉर्मेशन होगा, जनरलाइज्ड एडिमा को हम अदर टर्म्स के अंदर एनासार्का और ड्रॉप्सी भी बोलते हैं। ओके, इसके टर्म है एनासार्का और ड्रॉप्सी। कभी कभी एग्जाम के अंदर एडिमा की जगह पे आपको एनासार्का या ड्रॉप्सी भी पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड एडिमा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरलाइज एडिमा क्यों होता है, ये आपको याद रखना जरूरी है कि एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, हाइपो एल्बुमिनिया इसके अंदर होता है, इसीलिए इसके अंदर एडिमा फॉर्मेशन होता है, जनरलाइज्ड एडिमा होता है। जनरलाइज्ड एडिमा जो होता है उसे हम एनासार्का या ड्रॉप्सी के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हाइपो एल्बुमिनिया होगा। हाइपो एल्बुमिनिया क्यों होगा? क्योंकि जो फ्लूइड है, जो एल्बुमिन है, जो वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए इसमें हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर जो रहता है प्रोटीन जो रहता है, परमिएबिलिटी की वजह से प्रोटीन भी यूरिन के अंदर आने लगेगा और यूरिन के अंदर भी हमें प्रोटीन फाइंड आउट होगा। जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस टाइम पे हमें पेशेंट के यूरिन के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरलिपिडेमिया। लिपिड का लेवल भी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा। और अदर थिंग्स हैं कि इसके अंदर पेशेंट को क्या होगा? एनीमिया फॉर्मेशन होगा। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि जो परमिएबिलिटी इतनी बढ़ गई है उस मेम्ब्रेन की, और वो परमिएबिलिटी की वजह से वो फेरिटीन नामक एक मॉलिक्यूल होता है फेरिटिन करके, उस फेरिटिन को भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करेगा। और फेरिटिन का काम होता है कि ये हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। और अगर फेरिटिन बॉडी से अगर बाहर जाएगा तो वो प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे ये सिम्टम मोस्ट क्लासिकल सिम्टम होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जनरलाइज्ड एडिमा, हाइपोएल्बुमिनिया, प्रोटीन यूरिया और हाइपरलिपिडेमिया, इसके अलावा कोई एक्सेप्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो आपको ये चारों याद रखने हैं। तो इसके अंदर जनरलाइज्ड एडिमा होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और हाइपरलिपिडेमिया होता है। ये मस्ट है, एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, क्या क्या डायग्नोसिस हम इसमें कर सकते हैं। तो हमें प्रोटीन यूरिया चेक करना है, फेरिटिन अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी है। एल्बुमिन लेवल चेक करना है, जिसके लिए हमें यूरिन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि हम अगर यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, तो भी अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल अगर कम हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट जो है वो ट्रीट हो रहा है। ओके, इसलिए प्रोटीन यूरिया का लेवल हमें, प्रोटीन का लेवल हमें, यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ मेडिकेशन है इसके अंदर जो दी जाती है पेशेंट को। तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर भी एक प्रेडनिसोलोन ड्रग आती है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएगा तो प्रेडनिसोलोन इसका आंसर है। 2 mg/kg पर डे,
ओके 2 mg पर kg पर डे इसका डोज देते हैं। 2 to 3 डिवाइडेड डोज एटलीस्ट 4 to 6 वीक के अंदर देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन जो है उसको 2 to 3 डिवाइडेड डोज एटलीस्ट 4 to 6 वीक तक दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो आपको आंसर देना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, डायरेक्ट प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, ओनली स्टेरॉइड भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है जो प्रेडनिसोलोन ड्रग है वो ऑलरेडी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या स्टेरॉइड है। ओके, और ये इसके देने का पर्पस क्या है? इट हेल्प टू रीस्टोर किडनी नॉर्मल फंक्शन। किडनी को नॉर्मल, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है और हम स्टेरॉइड दे रहे हैं तो ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा और ये किडनी के नॉर्मल फंक्शन लाने में हेल्प करेगा और रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। जो कि एक्स्ट्रा फ्लूइड फॉर्मेशन हो गया है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये डायरेटिक्स भी हम इसमें दे सकते हैं पेशेंट को, लेसिक्स वगैरह जो होती हैं। देन हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा है तो हम उसमें एल्बुमिन भी पेशेंट को हम इन्फ्यूजन के द्वारा एल्बुमिन भी हम दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेडिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नर्सिंग केयर क्या करेंगे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को। तो मोस्टली हमें इनटेक आउटपुट उसका चेक करना है कि क्या इनटेक कर रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है। ओके, ताकि हमें उसका यूरिन आउटपुट और अदर थिंग्स वगैरह सब पता चलती रहे। देन लो प्रोटीन डाइट देनी है, प्रोटीन ज़्यादा नहीं देना है पेशेंट को, अदरवाइज और प्रोटीन यूरिया बढ़ेगा। नेक्स्ट है एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट देना है। कैलोरी इनटेक एडिक्वेट जितनी पेशेंट को चाहिए उतनी ही हमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को देना है। डेली वेट चेक करना ज़रूरी है पेशेंट का कि फ्लूइड का स्टेटस क्या है, बॉडी के अंदर बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी रिकवरी स्टेज के अंदर हमें नर्सिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर अगर आपको नर्सिंग केयर या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है और एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्स क्या करेगी और इनमें से अगर कोई ऑप्शन है तो आपको इसको राइट आंसर करना है। ओके, प्रोटीन यूरिया का लेवल अगर बताए कि लेवल चेक करना है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये डॉक्टर या सर्जन जो भी उसको ट्रीट कर रहे हैं उसका काम है। हमारा काम है वेट चेक करना, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना, प्रोटीन की डाइट को मेंटेन करना, कार्बोहाइड्रेट कैलोरी इनटेक को प्रॉपरली मेंटेन करना। ये सारे एक नर्सिंग ऑफिसर के, एक नर्स के काम होते हैं। ओके, सो ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। और इसके अंदर जो इसके साइन एंड क्लासिकल सिम्टम थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको अच्छे से रीड करिएगा विथ नोट्स बनाकर। और आगे हम और भी रीनल सिस्टम की जो डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।